कभी कभी ना आपको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। कभी कभी आपको ये भी नहीं पता होता कि आप जिस बंदे को देख रहे हैं, जिस बंदे को सुन रहे हैं, शायद वो दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर हो। हमारा आज का केस रिवॉल्व करता है टेड बंडी के अराउंड। एक ऐसा शख्स जिसे देख के कभी आप नहीं बता सकते कि यार ये बंदा मक्खी भी मार सकता होगा, लेकिन जब आपको उसकी हकीकत पता चलती है तो पैरों में से जमीन निकल जाती है। लेट्स स्टार्ट with the today's case of Ted Bundy, the America's most notorious serial killer. टेड बंडी, जिसका असल नाम थियोडोर रॉबर्ट कोवेल था, 24 नवंबर 1946 को वो बर्लिंगटन वर्मोंट में पैदा हुआ था। उसकी माँ एलेनोर कोवेल अनमैरिड थी, इसीलिए बंडी को एक ऐसे घर में पैदा किया गया जहां अनमैरिड मदर्स अपने बच्चों को छुपकर जन्म देती थीं। ये बात इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बात इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो वहाँ का कल्चर है, जिस जगह टेड बंडी पैदा हुआ था, उस कल्चर में ये एक्सेप्टेबल था कि उसकी माँ अनमैरिड थी, उसके बाप को उससे कुछ नहीं पता था। और ये बात टेड बंडी की पर्सनैलिटी को ज़रूर शेप करती है। टेड बंडी बचपन से ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करता था और यहाँ तक कि उसे ये लगता था कि जिसकी माँ है वो बेसिकली उसकी बहन है और जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बेसिकली उसके वालिदैन हैं। और इसी चीज़ ने, इसी आइडेंटिटी क्राइसिस ने उसके माइंडसेट को शेप कर दिया, जहां वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि रियलिटी क्या है और जो चीज़ वो समझ रहे क्या वो हकीकत है या वो एक डिल्यूजन है, वो सिर्फ उसका बबल है, उसकी इमेजिनेशन है। ये बात बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि उसके असल वालिद साहब कौन थे, लेकिन सस्पेक्ट ये किया जाता है कि मल्टीपल मैन उसके असल वालिद हैं। बंडी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी वालदा उसे लेके टकोमा वाशिंगटन में चली गई, जहां उन्होंने जॉनी बंडी से शादी की थी, जो कि एक हॉस्पिटल कुक था जिसने लीगली टेड को अडॉप्ट कर दिया। लेकिन टेड कभी भी जॉनी बंडी को अपना असल वालिद नहीं मानता था। टेड की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी थी उसकी, काफ़ी मैच्योर सी पर्सनैलिटी थी। एक ऐसा बंदा जो आइसोलेटेड होता है मगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, यही पर्सनैलिटी थी टेड बंडी की। उसे बात करना आती थी, वो काफ़ी चार्मिंग था मगर इमोशनली डिस्कनेक्टेड था। और यहाँ पे ये बात जानना ज़रूरी है कि वो बचपन से ही मैनिपुलेटिव था। वो लोगों को अपनी बातों में उकसा लेता था और लोग उस पर शक बिल्कुल नहीं करते थे। बचपन से ही वो सोशियोपैथी के साइंस दिखाने लग गया, जिसमें वॉयरिज्म शामिल था, थेफ्ट शामिल था और लैक ऑफ एम्पैथी। वो बड़ी कोशिशें करता था कि वो सोशली फिट हो सके, वो लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस कर सके, लोगों के साथ घुल मिल सके, लेकिन उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ये तक डिस्क्राइब करते हैं कि बंडी एक नार्सिसिस्ट था जिसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। उसे एम्पैथी, गिल्ट कुछ नहीं होता था, वो कोई इमोशन महसूस ही नहीं करता था। उसे ना दर्द महसूस होता और ना ही किसी की तकलीफ महसूस होती, खुसूसन औरतों की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि टेड बंडी का रिलेशनशिप कैसा था औरतों के साथ। और ये जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, दिस वॉज वॉट शेप्ड टेड बंडीज माइंड सेट दैट लेड हिम टू वायलेंस। बंडी जब कॉलेज में था तो उसे एक औरत बहुत पसंद थी जिसका नाम था स्टेफनी ब्रूक्स। लेकिन बंडी की किस्मत यहाँ पे ना चली, क्योंकि स्टेफनी ने टेड को इस वजह से छोड़ दिया, इस वजह से इसके साथ ब्रेकअप कर दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज बंडी शोड नो रिमोर्स। बंडी वॉज नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग। वो अपनी गलतियां मानता ही नहीं था, वो मैनिपुलेट करने में सबसे आगे था और इसी वजह से स्टेफनी ने उसको छोड़ दिया। इस चीज़ ने बंडी की पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर डाला। जब से वो स्टेफनी से रिजेक्ट हुआ था उसके बाद से उसके दिल में एक बदले की आग दौड़ चुकी थी। वो किसी न किसी तरह चाहता था कि खुद को दूसरों से सुपीरियर महसूस करा सके, महसूस कराए लोगों को कि ही नोज एवरीथिंग और बाकी किसी को कुछ भी नहीं पता, वही सब कुछ है और जो उसे ना माने उसका काम तमाम। फिर क्या था? फिर बंडी लग गया अपनी किलिंग स्प्री पे। वो यही कोशिश करता कि जैसी स्टेफनी दिखती है उसकी विक्टिम भी उसी तरह दिखे। उसके जितने भी विक्टिम्स होते थे वो अक्सर होती थी यंग लड़कियां, जो वाइट वुमेन होती थी, जिनके लंबे घने बाल होते थे। और एक बात इंपॉर्टेंट, उनका मिडिल पार्ट होता था, यानी बाल एक साइड इधर एक साइड उधर। और ये स्पेसिफिक डिटेल वो सिर्फ इसलिए चुनता था ताकि वो लड़की स्टेफनी को रिजेंबल कर सके। बस क्या, फिर शुरू हुई टेड बंडी की एक किलिंग स्प्री। टेड बंडी ने 1974 में ही अपना पहला क्राइम कन्फेस किया, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि शायद उसका सबसे पहला मर्डर 1969 में या 1971 के आसपास हुआ होगा। और जो सबसे पहला मर्डर उससे किया था वो था लिंडा एन हेली का, एक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की स्टूडेंट जो अपने घर से फौरन डिसअपियर हो गई थी फरवरी 1974 में, और उसकी डेड बॉडी को उसी के घर के आसपास से ढूंढा गया था। फिर क्या, फिर जैसे ही पहला मर्डर हुआ बंडी का, अब वो लग चुका था किलिंग स्प्री पे। अब उससे रुकना बिल्कुल नहीं था। उसकी चार्म और कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी इस कदर मुतासिर करती थी लोगों को, इस कदर मैनिपुलेट करती थी लोगों को कि औरतों को डिफरेंस पता ही नहीं चलता था कि ये जो हमसे बात कर रहे हैं ये जनरली हम में इंटरेस्टेड है या हमें मारना चाहते हैं। महीने गुजरते गए और बंडी का क्राइम रेट और बढ़ता गया।
वो मुख्तलिफ स्टेट्स में जाता, मुख्तलिफ औरतों को अपने जाल में फंसाता और उन्हें मार देता। 1974 से लेकर 1978 तक बंडी ने मल्टी स्टेट किलिंग की, जिसमें कम से कम 30 औरतों को वो मार चुका था। हालांकि ये सस्पेक्ट किया जाता है कि असल नंबर इससे ज्यादा होगा। अब मैं अगर आपको बताऊं कि बंडी का जो टैक्टिक थी मारने की वो क्या थी, तो सबसे पहले क्या करता कि वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता जहाँ पे औरतों के आसपास होता, वो उस औरत के आसपास कोई ना होता। फिर बंडी खुद को एक इंजर्ड पर्सन की तरह शो करता, एक ऐसे पर्सन की तरह शो करता जो हेल्पलेस है, जिसे हेल्प की जरूरत है। एम्पैथी के चलते हुए बहुत सी औरतें आ जाती उसके पास, आती, उसकी मदद करती। फिर क्या, फिर होना था वो उनका आखिरी दिन। जैसे ही बंडी देखता कि वो औरत हेल्पलेस है, शी हैज हर गार्ड्स डाउन, फिर क्या था, फिर वो क्रोबार से करता अपने उस विक्टिम पे वार करने के बाद वो उनको बेहोश करने की पूरी कोशिश करता। वो उनके हाथ बांध देता, अपनी कार में बिठाता और एक सेकेंडरी लोकेशन पे ले जाता, जहाँ सबसे पहले वो उस औरत को जाति का निशाना बनाता। जाति का निशाना बनाने के बाद उस पर तशद्दुद करता, मारता पीटता, पूरी कोशिश करता कि जिंदा ना बचे, और फिर दफना देता। लेकिन सबसे गुरुसम बात पता है क्या, वो यहाँ पे रुकता नहीं था। उसने काम किया अपना, उसे मार दिया, लेकिन वो यहाँ पे रुका नहीं। अब बारी आती थी नेक्रोफिलिया की, यानी जिन जिन विक्टिम्स को उसे मार के दफनाया है उनकी बॉडीज को कब्र से निकालेगा बाहर, उनके साथ फिर तशद्दुद करेगा, जिना बिल जबर करेगा, यानी डेड बॉडी के साथ, एंड फिर छोड़ देगा। इतनी बारी करेगा कि एवेंचुअली आप बॉडी को पहचान तक नहीं पाओगे। वो बॉडी डिकैपिटेट हो जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा उस बॉडी में से। बंडी के क्राइम वाशिंगटन से लेके ओरेगन तक गए, ओरेगन से यूटा, कोलोराडो, आइडाहो और फाइनली फ्लोरिडा में। पुलिस रिपोर्ट्स में ये भी शामिल हुआ है कि जो बंडी का जो क्राइम था वो इस कदर शातिर था, इस कदर मैनिपुलेटिव पर्सन था कि उसे ये पता था कि लॉ इन्फोर्समेंट के दरमियान जो लूप होल्स होते हैं, जो गैप्स होते हैं, कि एक स्टेट में क्राइम हो रहा है तो दूसरे स्टेट चला जाता, दूसरे स्टेट में क्राइम हो रहा है तो तीसरे में चला जाता। अब स्टेट टू स्टेट डिफरेंस होता, एक स्टेट में क्राइम पनिशेबल होता और उसको ढूंढना पड़ता, दूसरे स्टेट पे शायद उसकी पनिशमेंट कम होती, लेकिन ढूंढना तो फिर भी पड़ता। तो वो जो एक डिफरेंस आ रहा था, जो एक लूप होल था, जो एक गैप था जो पुलिस के दरमियान था, उस सबको एक्सप्लॉइट करते हुए बंडी अपने क्राइम्स मल्टीपल स्टेट्स में कर रहा था। ही वॉज द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल इन अमेरिका's हिस्ट्री। और आखिरकार 1975 यूटा में बंडी को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस उस दिन नॉर्मल अपनी पेट्रोलिंग की तरफ रोड पे खड़ी हुई थी, जहां उन्होंने बंडी की कार को रोका इंस्पेक्शन के लिए। तभी उन्हें कुछ सस्पिशियस आइटम्स मिले बंडी की कार में से। उन सस्पिशियस आइटम्स में हैंडकफ शामिल थे, एक रोप शामिल थी, एक स्की मास्क और एक आइस पिक। पुलिस ने उसे इनिशियली किडनैपिंग की वजह से अरेस्ट किया, मगर वो इस कदर शातिर था कि वो दोनों बार भाग गया। पहला एस्केप उसने किया 1977 में, जब उसकी सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई के दौरान ही खिड़की से कूद के भाग गया था। और दूसरा एस्केप भी 1977 में हुआ था, लेकिन बिल्कुल एंड पे जाके, जहाँ पे उसने क्या किया कि उसने अपनी छत की दीवार को फुल सर्कल काटा और सिविलियन ड्रेसिंग में निकल गया जेल से, सबकी नजरों के सामने से। भागने के फौरन बाद अब बंडी पहुंच चुका था फ्लोरिडा में। 1978 की बात है ये, और अब शुरू होनी थी बंडी की क्राइम हिस्ट्री की सबसे ग्रूसम क्राइम्स। बंडी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस की तरफ पहुंच गया। वहां पे उसने ब्रेक इन किया। ब्रेक इन करते साथ ही उसने लेसी लीवा, मार्गरेट बाउमैन और एक 12 साल की किम्बरली लीच, इन 3 लड़कियों को एबडक्ट किया। इन तीनों को एक दूसरे के सामने इनका रेप किया, इन पे तशद्दुद किया, इन्हें मारा पीटा और इन्हें फेंक दिया, जैसे ये इनकी कोई वर्थ ही नहीं। सबसे जो यंगेस्ट विक्टिम थी टेड बंडी के इस क्राइम हिस्ट्री की, वो थी 12 साल की किम्बरली। फरवरी 1978 में पुलिस ने उसको फिर से आइडेंटिफाई किया, सेम तरीके से, सेम किडनैपिंग के आइटम्स लेके जाते हुए, और अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उसकी मैनिपुलेशन वहां भी खत्म ना हुई। वो लोगों को मैनिपुलेट करता गया, वो लोगों से बातें करने लगा कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मुझे देखो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। उसकी बातें, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, जो चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, वो लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाती थी। लोग उसकी बातों पे ध्यान देने लग जाते थे। और यहाँ पे ये बात कहना ज़रूरी है कि खूबसूरती प्ले करती है एक इम्पोर्टेंट रोल। अगर कोई खूबसूरत होगा तो उसके क्राइम को आप क्राइम नहीं कंसिडर करोगे, लेकिन अगर कोई बदसूरत होगा, उससे शायद चोरी की हो, आप उसके हाथ काट दोगे। कोर्ट रूम में खड़े होकर वो जज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता। वो कहता कि मैं खुद विक्टिम हूँ इस चीज़ों का। वो अपनी पुरानी लाइफ ट्रॉमास लेके आ जाता। लोग उसकी बातों पे ध्यान देने लग जाते थे। वो विटनेसेस के बारे में सवाल करता कि दिखाओ किधर है मेरे विटनेसेस। और जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया कि जिस तरह की बॉडीज के साथ वो हरकतें करता था, जो उनको डिकैपिटेट कर देता था, यानी इस कदर नेक्रोफिलिया करता था कि बॉडी पहचानी तक नहीं जाती थी। दैट वाज समथिंग जो कंसिडर किया जा रहा था, क्योंकि वो जो बातें बता रहा था, दिस वाज समथिंग जो कि पब्लिक के दिल में बैठ रही थी, पब्लिक के दिल को टच कर रही थी कि मे बी ही इज टेलिंग द ट्रूथ। और इस कदर मैनिपुलेटिव वो बनता था। लेकिन फॉर्चुनेटली जज और बाकी लोग इस चीज़ में नहीं फंसे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस चीज़ में नहीं फंसी। उन्हें पता था इसने क्राइम किए, उनके पास एविडेंस था, एंड सो
ही वॉज अबाउट टू गेट सेंटेंस्ड, उसे जेल मिलनी थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वो यहाँ पे भी नहीं रुका। जेल के दौरान ही उसने एक खातून कैरल को मैरिज प्रपोज कर दिया और उसने एक्सेप्ट भी कर दिया। कैरल ने वो मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर दिया और इवेंचुअली उनकी शादी तक हो गई, यहाँ तक कि वो औरत प्रेग्नेंट भी हो गई जेल के दौरान। ये मैं आपको बता रहा हूँ। खैर आखिरकार उसको चे ओमेगा किम्बरली लीच वाला जो मर्डर हुआ था उस सब के लिए एबडक्ट कर दिया गया, उस सब के लिए उसको कन्विक्ट कर लिया गया कि भाई इसने ये क्राइम किया है और इसकी इसको सज़ा मिलेगी। तकरीबन 10 साल बंडी ने अपनी उस जेल में गुजारे। वो वहाँ जर्नलिस्ट को मैनिपुलेट करता, इन्वेस्टिगेटर्स को मैनिपुलेट करता, साइकोलॉजिस्ट को मैनिपुलेट करता, यहाँ तक कि वो जो अपनी कन्फेशन देता था वो आधी कन्फेशन देता था ताकि उसकी कन्फेशन कोर्ट रूम में अगर पेश की जाए तो कोई एविडेंस ही ना हो कि इसने बात की है, क्योंकि जो वो बातें कर रहा था देवर पार्शल, तो वो आधा सच आधा झूठ। और आखिरकार अपनी एग्जीक्यूशन से पहले ही, अपनी उस डेथ सेंटेंस से पहले ही उसने काफ़ी सारे क्राइम्स कन्फेस कर दिया। और फिर जनवरी 24, 1989 टेड बंडी को एट द एज ऑफ 49 फ्लोरिडा स्टेट जेल में इलेक्ट्रिक्यूशन के जरिए एग्जीक्यूट कर दिया गया। इलेक्ट्रिक चेयर में बिठाया गया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और इलेक्ट्रोक्यूट करके उसे उसकी डेथ सेंटेंस दे दी गई। लेकिन पता है इसमें और डिस्टर्बिंग बात क्या है, उससे जब पूछा गया कि कोई लास्ट वर्ड, कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी, तो उसने ये कहा कि गिव माई लव टू माई फैमिली एंड टू माई फ्रेंड्स। उसे कोई रिमोर्स नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था, उसे ज़रा सा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। ही वॉज ओके विद इट, कम्प्लीटली ओके। जेल सेल के बाहर पब्लिक खड़ी हुई थी, सब लोग यही नारा लगा रहे थे कि बर्न बंडी बर्न। सब लोग खुश थे कि भाई इसको आज सज़ा मिलनी चाहिए, एग्जीक्यूट हिम। जो क्राइम्स इसने किए हैं दे आर अनफॉरगिवेबल, इसको सज़ा दो, और वो सज़ा उसे मिली। इस पूरे केस ने ना पूरे अमेरिका को, पूरे नेशन को शॉक कर दिया था, हिला के रख दिया था। मीडिया में इसके बारे में रोज़ाना बातें होती थी, लोग परेशान हो गए थे कि एक दूसरे पे भरोसा करने से लोग डर रहे थे कि क्या पता मेरे साथ जो बंदा बैठा है वही टेड बंडी जैसे माइंडसेट वाला हो। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, टेड बंडी ने यही कहा था कि जैसा मैं हूँ वैसे आपका भाई हो सकता है, आपका बाप हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका शौहर हो सकता है। जैसा मैं हूँ वैसे आपके साथ लोग हो सकते हैं। और इसी ने लोगों के दरमियान खौफ डाला हुआ था। ये जो केस है ये हुआ कैसे, लाइक इस पे अगर हम बात करें कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो इस तरह के केसेस कर रहा था, और एक ऐसी कंट्री में जिसको हमारे यहाँ लोग तो आइडलाइज करते हैं कि शायद जस्टिस की कोई बीकन ऑफ लाइट है वो, भाई वहाँ पे इंसाफ ही इंसाफ मिलता है। खैर लोगों का माइंडसेट है, तो लोग बहुत आइडलाइज करते हैं वेस्ट को। तो हम उसमें बात करते हैं कि लाइक वो कैसे ये कर रहा था। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो ये लीगल लूप होल्स के तरीके से कर रहा था, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। तो जो इंटर स्टेट जो एक कम्युनिकेशन होता है, जो इंटर स्टेट एक्सचेंजेस होते हैं केसेस के, वो मुश्किल हो रहे थे। दैट वाज द मेन रीज़न कि बंडी ये सब कुछ कर पा रहा था। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक थी, इन्फ्लुएंशियल थी, एजुकेटेड पर्सनैलिटी थी उसकी, लोग उसकी बातों में आ जाया करते थे और वही उसका मेन हथियार था। और जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया कि वो लोगों को एक ऐसी प्लेसेस में उन पे वार करता था जहाँ पे वो आइसोलेटेड होते थे। खुद वो विक्टिम प्ले करता है कि मुझे कोई इंजरी है, आई नीड सम हेल्प, और जैसे कोई विक्टिम उसकी उन बातों में फंस जाता था सो अगला शिकार वही विक्टिम होता था। और ये ऐसी जगह होती थी जो काफ़ी आइसोलेटेड होती थी, तो लाइक बंडी को ये काम करने में बहुत आसानी होती थी। और सबसे ख़तरनाक बात, वो हम जैसा था, वो मेरे जैसा, आप जैसा था, किसी को शक भी नहीं होता था उस पर। सबसे ख़तरनाक बात पता है, लुक्स मैटर करती हैं, जैसे मैंने बताया उसकी जैसी लुक्स थी, कोई शक ही नहीं करता था उस पर, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उम्मीद करता हूँ ये केस आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है इसको एनालाइज करने की, एंड आई होप सो मैं इसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाया हूँ। मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।